गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं स्टडी 10 यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रतिशत प्रतिशत परसेंटेज। फ्रेंड्स, हमने परसेंटेज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस या फिर उनसे जो संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कल की क्लास में देख लिए थे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में उसके बाद में हमने देखा परसेंटेज, और उसके बाद में जो तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमारी जो बेसिक मैथ है उससे जो उसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमारा है बट्टा। बट्टा बोले तो डिस्काउंट। ठीक है, आज का अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज हम बातचीत करने जा रहे हैं डिस्काउंट के ऊपर। फ्रेंड, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट किस प्रकार दिया जाता है, एमआरपी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए अपने साथ वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं डिस्काउंट को शुरू करूं, डिस्काउंट का अर्थ होता है बटा। क्या होता है? बटा। ठीक है, बटा क्या होता है? जैसे मान लो हमने किसी भी शॉप पर या किसी भी दुकान पर गए, हमने कोई भी वस्तु खरीदी, तो दुकानदार हमें उस वस्तु पे कितनी छूट देता है, उस वस्तु का कितना कम मूल्य हमसे वसूलता है, वही हमारे पास क्या होता है? बटा होता है। क्या होता है? बटा होता है। जैसे मान लो इसका कोई एग्जांपल लें कि मान लो मैं गया किसी दुकान पे और मैंने कुछ कपड़े खरीदे। कपड़े खरीदने के बाद मेरे पास अगर दुकानदार ने बिल बनाया कितने रुपए का? 500 रुपए का। ठीक है, बिल बनाया उसने 500 रुपए का, और उसने मुझे 500 रुपए पे अगर मान लो ये कह के कि 20% तुम्हें छूट दे रहा हूँ, तो उसने मुझे 20% वहां पे क्या दे दी? छूट दे दी। ठीक है, तो मैं उसको कितने रुपए वहां पे करके आऊंगा? इसको अगर मैं कट करता हूँ तो यहाँ पे 100 रुपए उसने क्या किया? मुझे वहां पे छूट कर दी। उसने 100 रुपए छूट कर दी, तो उसको मैंने क्या? 400 रुपए पे किए। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे कि किस प्रकार किसी भी वस्तु पे हमें किस प्रकार बट्टा दिया जाता है। क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, एक बट्टे के बाद दूसरा बट्टा किस प्रकार दिया जाता है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं देखूं कि जो हमारे पास जो होता है, जैसे एमआरपी। एमआरपी बोले तो मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है? सेलिंग प्राइस। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? सेलिंग प्राइस। और एक होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, जो हमारी लागत होती है। इन सबको मैं लिखूं, ये होगा हिंदी में देखें तो अंकित मूल्य। ठीक है, ये होगा विक्रय मूल्य, और ये होगा हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, इन सबको इस प्रकार हम देखें तो ये हमारे पास ये तीन वर्ड हैं, इनके आधार पर हम यहाँ पे बट्टा सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका जो एमआरपी है, हमारे पास एमआरपी क्या होती है? किसी भी वस्तु की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइस होती है। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट कंपनी के अंदर बना और कंपनी वालों ने जो प्राइस उस पर जो निर्धारित की है, जो एमआरपी उस पर क्या की है? निर्धारित की है, वो वहां पे क्या होगी? एमआरपी होगी। जो उसकी अधिकतम रेट है, इस रेट से ऊपर उस वस्तु का मूल्य नहीं हो सकता। उस पर डिस्काउंट हो सकता है, उस पर जो बटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां पे छूट वो हमें दे सकता है, लेकिन उस जो एमआरपी दे रखी है, एमआरपी से ऊपर हमसे वो पैसे वसूल नहीं सकता। ठीक है, ये होती है हमारी मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एमआरपी का जो हमारे पास या फिर एमआरपी और जो सेलिंग प्राइस में जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है, अगर मैं उसकी बात करूं, एमआरपी और सेलिंग प्राइस में अगर फॉर्मूला बने, हमारे पास क्या रिलेशन होगा, किस प्रकार हम अगर किसी भी वस्तु को अगर खरीदते हैं, तो उस वस्तु पे जो एमआरपी है और वो एमआरपी पे दुकानदार हमें कितना डिस्काउंट दे रहा है, कितना बटा दे रहा है, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, वो किस प्रकार हम निकालेंगे। ठीक है, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे एमआरपी का जो फॉर्मूला बनाऊं, तो ठीक है, यहाँ पे एमआरपी इंटू जो 100 होगा। ठीक है, अगर 100 है तो उसमें से जो जितना परसेंट हमें बट्टा दिया जा रहा है या फिर जितना परसेंट हमें छूट दी जा रही है, अगर मैं यहाँ पे बट्टा को डिस्काउंट का डी मान लूं, ये हमारे पास परसेंट में आएगा। ठीक है, ये कॉस्ट है, और इसकी जो बट्टा में क्या आएगा? 100, क्योंकि ये प्रतिशत में हमारे पास दे रखा है। ठीक है, अब इसके जो इक्वल टू में होगा वो हमारे पास क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, इसके इक्वल टू में हमारे पास क्या आएगी? सेलिंग प्राइस आएगी। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि एग्जाम्पल लूं, एक एग्जाम्पल क्या लूं, अगर मान लो 100 रुपए की कोई वस्तु है, उस पे एमआरपी कितनी है? 100 रुपए है।
उस वस्तु पे एमआरपी 100 रुपये है और वो वस्तु हमें खरीदनी है। हमने दुकानदार के से मांगी कि वो 100 रुपये वाली वस्तु हमें चाहिए, ठीक है। फिर हमने कहा कि हमें इस पे कितना % डिस्काउंट दे रहे हो, कितना बटा दिया जा रहा है, ठीक है। तब दुकानदार ने कहा कि मैं आपको इसके ऊपर 20% का दूंगा, बटा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 20% छूट दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हमें वो 20% 100 रुपये पे 20% क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, तो 100 क्या होगी हमारे पास, उसकी एमआरपी होगी, ठीक है। और जो हमारे पास जो 20% हमें छूट दे रहा है वो क्या होगा, 100 माइनस 20 होगा, ठीक है। और ये जो बटे में 100 है ये ऐसे कैसे आ जाएगा। अगर मैं इसको और आगे सोल्व करता हूं तो यहाँ से 100 से 100 कट हो जाएंगे और 100 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पे उसकी जो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 80 रुपए। इन 80 रुपए में उसने वो 100 रुपए एमआरपी वाली वस्तु उसने हमें 80 रुपए में दी, ठीक है। तो ये जो 80 रुपए है वो दुकानदार के लिए क्या होंगे, दुकानदार के लिए ये उसकी सेलिंग प्राइस होगी और ये हमारे लिए क्या होगी, उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है। हमने 80 रुपए में वो वस्तु खरीदी है तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होगी उसकी लागत मूल्य, या फिर हमने उससे क्रय किया है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये था हमारे पास एक जो फॉर्मूला बनता है जो एमआरपी या फिर जो एसपी में या फिर जो अंकित मूल्य और जो विक्रय मूल्य के अंदर जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास, वो ये फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ी और आगे देखूं तो अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि क्या हमेशा कि जो एमआरपी होती है हमारे पास, क्या हमेशा एमआरपी ग्रेटर देन होती है एसपी के, ठीक है। क्या हमेशा जो मार्केट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से अधिक होती है, जी बिल्कुल। आप कहोगे कि बिल्कुल ज्यादा होती है, क्यों होती है, क्योंकि एमआरपी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी कि उसकी क्या थी, 100 रुपए थी और उसने जो सेलिंग किया वो कितने रुपए में किया, 80 रुपए में किया। तो यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है कि हम हमेशा क्या होगा, जो एमआरपी होगी वो सेलिंग प्राइस से क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। इस प्रकार हम देखें, लेकिन इसमें क्या है कि अगर एक कंडीशन में मैं आपको बोलूं कि अगर आप मान लो पहुंच गए किसी फिक्स रेट शोरूम में, अगर आप पहुंच गए किसी फिक्स रेट में, ये इस प्रकार यहाँ पे एक कंडीशन बनती है कि अगर आप फिक्स रेट में पहुंच जाते हैं तो फिक्स रेट में वहां पे जो एमआरपी होती है वो इक्वल टू हो जाती है किसके, सेलिंग प्राइस की, ठीक है। अगर आप फिक्स रेट शोरूम में अगर वहां पे अगर किसी शॉप पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे क्या होगी, एमआरपी और जो सेलिंग प्राइस है उसकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। वहां पे हमें किसी प्रकार का क्या डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके आगे और चर्चा करें तो अगर मान लो मैं कुछ एग्जांपल्स लूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस और जो है ना हमारे पास जो एमआरपी है उससे संबंधित अगर मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लूं, अगर मैं देखूं कि एग्जांपल नंबर 1 अगर मैं यहाँ पे लूं कि मान लो किसी वस्तु को हमने क्रय किया, मान लो किसी वस्तु को जैसे 100 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है, उस पे एमआरपी क्या है, 100 रुपए है, ठीक है। और अगर मान लो उसने हमें 10% क्या दिया, डिस्काउंट दिया, 10% हमें क्या दिया, डिस्काउंट दिया, ठीक है, 10% डिस्काउंट दे दिया। अब इसको हम फ्रैक्शन रूप में या फिर भिन्न रूप में किस प्रकार सोल्व करेंगे। मान लो उसने हमें कह दिया कि हमें किसी वस्तु पर 1/10 क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, 1/10 हमें क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। तो यहाँ पे जो 10 है हमारे पास, जो नीचे जो है हमारे पास वो क्या होगी, उसकी एमआरपी होगी, ठीक है। जो नीचे होगी वो हमारे पास उसकी एमआरपी होगी और जो ऊपर होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिस्काउंट होगा, ठीक है। जो ऊपर हमारे पास जो 1 दे रखा है वो क्या होगा, डिस्काउंट होगा। अब इसको हम किस प्रकार सेलिंग प्राइस और एमआरपी में हम इसका रिलेशन किस प्रकार देखेंगे कि हमें मान लो जो दे रखी है वो दे रखी क्या है, 10 रुपए हमारे पास एमआरपी है। अगर मैंने 10 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो वो वस्तु कितने रुपए में बेचेगी, 9 रुपए में वो वस्तु बेचेगी, ठीक है। अगर 10 रुपए वाली वस्तु पे 1 रुपए का अगर डिस्काउंट या बट्टा दिया जाता है तो उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, 9 रुपए हो जाएगा। अगर इसी प्रकार मैं कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देखता हूं तो अगर यहाँ पे हम देखें
मान लो अगर उसने क्या किया 20% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अगर मैं 20% के लिए देखूं तो 20% का जो फ्रैक्शन रूप होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1/5 होता है। या आप सब जानते हैं कि जो फ्रैक्शन रूप होता है, जैसे 20 का 1/5 होता है, या फिर 50 का 1/2 होता है, 33 से 1/3 का 1/3 होता है, ये सब आप सब जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस फ्रैक्शन रूप से भी उसका जो डिस्काउंट है वो निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है कि 1/5 का हम किस प्रकार डिस्काउंट निकालेंगे, या फिर उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो 5 है नीचे, वो 5 हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास क्या है, एमआरपी है, ठीक है। और जो 1 है ना वो क्या होगा, डिस्काउंट हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब 5 में से अगर मैं 1 का डिस्काउंट दे रहा हूं तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, 4 हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो एमआरपी है और जो सेलिंग प्राइस है उसके अंदर जो हमारे पास रिलेशन होता है वो क्या होता है कि मतलब जो भी प्राइस होती है उसके एमआरपी पे, और जितना उसको डिस्काउंट दिया जाता है उसको एमआरपी में से घटा के जो बचता है वो क्या होता है हमारे पास, उसकी जो सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये जो बट्टे वाला फंडा आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको अभी, ठीक है। जो एग्जाम्पल मान लो 3 ml यहाँ पे लूं कि मान लो 40% बट्टा हमें दिया जाए, किसी वस्तु पे हमें 40% बट्टा दिया जाए, मान लो 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है। 100 रुपए की वस्तु है और उसने 40% क्या दे दिया, बट्टा दे दिया, तो वो कितने रुपए में हमें मिली, वो 60 रुपए में हमें मिली, ठीक है। जो 100 का जो 40% होता है वो 40 ही होता है, सब जानते हैं। और जो हमें जो वस्तु जो उसका विक्रय मूल्य जो दुकानदार ने निर्धारित किया वो कितना किया, 60 रुपए किया, हमने जो क्रय किया वो 60 रुपए में किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका फ्रैक्शन रूप हम देखें तो हम इसको फ्रैक्शन में बनाए तो 40/100 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कट करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, जो इसको और कट करते हैं आगे तो 2/5 हमारे पास क्या आ जाता है, इसका फ्रैक्शन रूप आ जाता है। अब यहाँ पे जो 2 है ना, जो 2 है वो इसकी क्या है, एमआरपी होगी, ठीक है। यहाँ पे एमआरपी क्या थी, 100 रुपए थी। अगर हमने इसको फ्रैक्शन में किया तो हमारे पास एमआरपी क्या आएगी, उसकी 5 आएगी। और ये जो 2 ऊपर आई है ये हमारे पास क्या होगी, उसका डिस्काउंट होगा, ठीक है। उसका क्या होगा, डिस्काउंट हमारे पास होगा। अगर मैं यहां से उसके जो एमआरपी और डिस्काउंट के अंदर रिलेशन देखूं तो ये क्या होगा हमारे पास, एमआरपी और ये जो एसपी है, अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखें तो यहाँ पे एमआरपी कितनी है, 5, और 5 में से अगर 2 का डिस्काउंट दे रहा हूं तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, 3 हमारे पास हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये था एक डिस्काउंट निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका। अगर हम थोड़ा और आगे इसमें यहाँ पे बढ़ते हैं तो अगर हम देखें जो हमारे पास जो बेसिक बेसिक जो परसेंट हमें दे रखी है, जो सिंपल आंकड़े हैं, जैसे मान लो 10% का हमें कोई बट्टा दिया जाए, जैसे मान 20% का हमें बट्टा दिया जाए, 30 का दिया जाए, या फिर 40% का दिया जाए, 60% का दिया जाए, ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल या फिर इजी तरीके के आंकड़े हैं, ठीक है। इनसे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ क्वेश्चन में कुछ घुमा दिया जाए, कुछ घुमा दिया जाए, या फिर क्वेश्चन को थोड़ा टाइट कर दिया जाए तो उसमें हम किस प्रकार देखेंगे कि मान लो हमें कोई क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लाके थोड़ा बहुत उसको घुमा दिया गया, तो मान लो अगर यहाँ पे आपको दे दिया गया किसी वस्तु पर 11 से ही 1/9% का क्या दिया गया, बट्टा दिया गया, ठीक है। 11 से ही 1/9% का क्या दिया गया, बट्टा दिया गया। अब यहाँ पे दिक्कत यह आएगी कि 11 से 1/9 का हमारे पास फ्रैक्शन रूप क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमने आपको पर जो प्रतिशत वाले जो पहली क्लास थी उसमें हमने जो सारणी के आधार पर आपको बताया था कि किस प्रकार हम इन जो 11 से 1/9 या फिर 9 से 1/11, 12 से 1/2, इन सब के जो फ्रैक्शन रूप हैं वो हमने वहां पे सारणी की सहायता से आपको बताए थे, ठीक है। जो भी ये मतलब यहाँ पे अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो आप उस वीडियो में जाके आप वहां पे सीख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको इसमें तो इसका जो हमारे पास जो फ्रैक्शन रूप होगा या फिर भिन्न रूप होगा वो क्या होगा हमारे पास, 1/9 होगा, ठीक है। 11 से ही 1/9 का जो हमारे पास जो भिन्न रूप होगा वो क्या होगा, 1/9 होगा। अगर मैं 1/9 का अगर एमआरपी और सेलिंग प्राइस में अगर रिलेशन देखूं कि जो उसकी एमआरपी कितनी होगी और उसमें अगर डिस्काउंट दिया जाए तो उसकी सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आएगी, तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो उसकी जो 9 है वो क्या होगी, एमआरपी होगी, और 9 पे क्या 1 का क्या हमें डिस्काउंट यहाँ पे
दिया जा रहा है, ठीक है। तो 9 पे 1 का डिस्काउंट देंगे तो उसको जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, 8 हमारे पास होगी, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर इसका डिस्काउंट और देखें तो क्या होगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास इस प्रकार, इसी प्रकार हम यहाँ पे 9 से 1/11% का भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं। इसका जो हमारे पास फ्रैक्शन रूप आएगा वो क्या आएगा, 1/11 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि 12 से 1/2 का यहाँ पे हम निकालें तो उसका क्या आएगा, 1/8 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे और आगे देखें तो 14 से 2/7 का हम देखें तो यहाँ पे 1/7 आएगा, और जो 16 से 2/3 का हम देखें तो क्या आएगा, 1/6 क्या आएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन रूप आएगा। इन सभी फ्रैक्शन के आधार पर हम एग्जाम में बहुत ही आसानी से बिना टाइम गवाए या फिर बिना टाइम की बचत करते हुए हम अपने क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास जो बेसिक्स है। अगर हम यहाँ पे आपको 2-4 एग्जाम्पल और हम बताएं तो यहाँ पे देखते रहिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु पे 16 से ही 2/3% का क्या दिया जाए, डिस्काउंट दिया जाए, ठीक है। 16 से ही 2/3% का क्या दिया जाए, डिस्काउंट। तो इसका जो हमारे पास जो फ्रैक्शन रूप होगा वो क्या होगा, 1/6 होगा, ठीक है। 1/6 हमारे पास क्या होगा, इसका फ्रैक्शन रूप होगा। अब इसमें जो हमारे पास जो 6 हमारे पास दे रखा है वो क्या दे रखा है, MRP दे रखी है, ठीक है। जो मार्केट प्राइस है उसकी क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। और जो 1 हमारे पास दे रखा है वो क्या दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है। ये 1 हमारे पास डिस्काउंट दे रखा है। और अगर मैं 6 रुपए की वस्तु पे 1 रुपए का अगर डिस्काउंट देता हूं तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 5 रुपए हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार हम इन जो क्वेश्चन जो हमारे पास जो मिश्र भिन्न वाले जो बट्टे हैं, जो भी मिश्र भिन्न वाले बट्टे हैं, यहाँ पे अगर 33 से 1/3% का भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मिश्र भिन्न वाले बट्टों को हम इस प्रकार से उसके जो फ्रैक्शन रूप या फिर उसको भिन्न रूप में बदलकर हम आसानी से उसके सेलिंग प्राइस और उसकी जो MRP है उसमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास MRP और जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, MRP और कॉस्ट प्राइस में अगर कोई रिलेशन हमें देखना हो, ठीक है, तो हम वो किस प्रकार देखेंगे। अगर मान लो मैं यहाँ पे लूँ MRP, ठीक है, और यहाँ पे लूँ मैं सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे हमारा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, 3 MRP, SP और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये 3 हमारे पास वर्ड है। अगर मैं इनको लिखूं यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या है, अंकित मूल्य है, ठीक है। ये हमारे पास विक्रय मूल्य है, और ये हमारे पास हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। अब मैं आपसे इन तीनों में रिलेशन किस प्रकार बना सकता हूं, इन तीनों में रिलेशन बनाऊंगा। अगर मैं MRP पे अगर कुछ डिस्काउंट दूं, अगर MRP पे कुछ डिस्काउंट दिया जाए तो वो हमारी क्या आएगी, सेलिंग प्राइस आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट लूं परसेंट में, ठीक है, अगर मैं 100 रुपए की वस्तु पे अगर डिस्काउंट देता हूं तो वो हमारे पास क्या आएगी, सेलिंग प्राइस आएगी। और अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अगर रिलेशन देखूं कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे अगर मैं जो क्रय मूल्य पे अगर उसमें लाभ या हानि जोड़ूं, प्रॉफिट या लॉस अगर मैं परसेंट जोड़ूं या घटाऊं तो वो क्या आएगी, फिर से वो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर हमारे पास मान लो मैंने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है, ठीक है, 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और मैंने उस पे एक मतलब उसको मैंने 20% क्या कर दिया, प्रॉफिट में उसे बेचा, ठीक है। 100 रुपए की वस्तु को मैंने 20% प्रॉफिट में बेचा तो उसको मैंने कितने में बेचा, 120 में बेचा, ठीक है। तो 120 यहाँ पे क्या आया, उसकी सेलिंग प्राइस, और जो 100 था वो क्या था, उसकी कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे क्या है, मान लो 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है, और उसने अगर मान लो 10% क्या दे दिया, बटा दे दिया, यहाँ पे 10% डिस्काउंट दे दिया, जो दो 90 रुपए की है ना, जो 90 रुपए की हमारे पास क्या आएगी वहां पे, उसकी जो सेलिंग प्राइस आएगी, ठीक है। अगर मैं 100 रुपए की वस्तु पे 10% बटा देता हूं तो वो जो 90 रुपए आएंगे वो हमारे पास क्या आएगा, उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इन तीनों में अगर रिलेशन देखें, अगर इन तीनों का हम फॉर्मूला बनाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, मान लो कि MRP, ठीक है, MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट का हम यहाँ पे डी ले लेते हैं, कैपिटल डी ले लिए, ठीक है, बटे 100, ठीक है, जो इक्वल टू होगा किसके, सेलिंग प्राइस के,
यहां तक हो गया। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो उसको हमने फॉर्मूले के आधार पे लिख लिया, ठीक है। एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब इसी को अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में हम इसका फॉर्मूला देखें तो सेलिंग प्राइस के इक्वल टू होगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इंटू 100 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट प्लस और माइनस दोनों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, मैं उस वस्तु को हानि पे बेच सकता हूँ, उसको हम लाभ पे भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम यहाँ पे करेंगे तो बटे में क्या करेंगे 100 करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है उसमें रिलेशन ये हो गया, और जो एमआरपी है और सेलिंग प्राइस में रिलेशन हमारे पास ये हो गया, ठीक है। यहां से अगर मैं यहां से 100 को 100 से यहाँ पे कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, तो ये जो एसपी है ये इसके इक्वल टू है, इसके इक्वल टू है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल टू यहां से करूं तो यहाँ की क्या आएगा, एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है। ये क्या आएगा यहाँ पे, ये हमारे पास एक जो समीकरण बन गई, ठीक है। इस समीकरण को अगर हम यहाँ पे अनुपात में लिखें, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का अगर अनुपात देखूं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर इसको कॉस्ट प्राइस को मैं एमआरपी के नीचे लाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, बटे में क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये हमारे पास एमआरपी और कॉस्ट प्राइस में क्या होगा, रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस। मानते हैं थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है या फिर थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी कठिन नहीं है अगर आप सीखना चाहें तो। अगर मैं यहाँ पे इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि मान लो मेरे को एमआरपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन आपको बताना है, तो यहाँ पे जो एमआरपी अंकित मूल्य होगा, एसपी यहाँ पे विक्रय मूल्य होगा, और जो हमारे पास सीपी होगा वो क्रय मूल्य होगा, ठीक है। ये हमारे पास तीन हो गए। अगर मैं मान लो एमआरपी वाली वस्तु पे अगर कुछ डिस्काउंट देता हूँ, कुछ परसेंट डिस्काउंट देता हूं, तो वो क्या आएगी, सेलिंग प्राइस आएगी। और अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे अगर कुछ लाभ या हानि अगर ऐड करता हूं, लाभ या हानि अगर ऐड करता हूं तो क्या आएगा, हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी। तो इन तीनों में यही रिलेशन होता है कि इसमें अगर कुछ कम करेंगे तो आएगी, अगर इसमें कुछ बढ़ाएंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अगर मैंने जो बात अभी शब्दों में बोली है, मैंने जो बात अभी शब्दों में बोली है वही बात मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूले के बेस पे यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे एमआरपी के इनटू में 100 माइनस डिस्काउंट, मैंने एमआरपी में 100 में से जो डिस्काउंट किया है और जो बटे में यहाँ पे परसेंट के लिए हमने लगाया है, तो जो किसके इक्वल टू होगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस के इक्वल टू होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके भी इक्वल टू में क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास दे रखी है उसमें अगर मैं 100 के अंदर प्रॉफिट या लॉस ऐड करता हूँ और जो अपॉन में 100 करता हूं, अगर 100 से 100 यहाँ पे कट जाएंगे तो इसको हम दोनों को इक्वल टू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी एसपी के इक्वल टू है और ये भी एसपी के इक्वल टू है, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। अब इसको आगे हमने इस दोनों को इक्वल टू कर दिया और इस एसपी को इसके नीचे भेज दिया, इसको इसके नीचे भेज के हमने यहाँ पे पक्षांतरण करके जो यहाँ पे एमआरपी और जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, उसका जो अनुपात का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये था अपना जो बट्टा है हमारे पास, जो डिस्काउंट था उसका जो बेसिक था वो हमने आज आपको बताया। अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूँ कि मान लो हमें जो क्रमागत बट्टे दे दिए जाए, जैसे बट्टे के बाद बट्टा दे दिया जाए, मान लो हम किसी शॉप पे गए, वहां पे हमने कुछ वस्तु क्रय की, मान लो हमने 100 रुपए की कोई वस्तु क्रय की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको कर्मागत बट्टे के लिए बताऊं, मान लो मैंने कोई किसी दुकान पे 100 रुपए की वस्तु क्रय की, अब मुझे दुकानदार ने उसके ऊपर 10% क्या दे दिया, बटा दे दिया, तो वो कितने रुपए की होगी, 90 रुपए की होगी, ठीक है। अब क्या किया, मैंने बोला कि नहीं भाई ये महंगी है, फिर से मैं बोला कि मेरे को 10% बट्टा और चाहिए। अगर वो मुझे इसके ऊपर 10% बट्टा और देता है तो जो 90 का जो 10% होगा वो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो मेरे पास ये कितने रुपए हो गए, 81 रुपए। मैंने उस वस्तु के कितने रुपए चुकाए,
81 रुपए चुकाए, ठीक है। और मेरे को डिस्काउंट कितना मिल गया, वैसे देखें तो दुकानदार ने हमें 10% के 2 बट्टे दिए, ठीक है। एक बार पहले 10% का दिया और दूसरी बार कितने 10% का दिया। जनरली देखा जाए तो हमें वहां पे 20% का क्या मिल गया, बट्टा मिल गया, मतलब डिस्काउंट मिल गया। लेकिन ये रियल नहीं है, क्योंकि ये रियल नहीं है। यहाँ पे अगर इसको हम इसका जो समतुल्य बट्टा देखेंगे, इसका जो एक जो क्रमागत बट्टों का जो समतुल्य बट्टा, जो एक नेट बट्टा आता है, वो हम देखेंगे यहाँ पे, तो वो हमारे पास जो 19% का ही क्या आएगा, यहाँ पे बट्टा आएगा। क्योंकि दिखाने को तो उसने 20% बट्टा हमें यहाँ पे दिया है, लेकिन 20% बट्टा हमें यहाँ पे दिया नहीं गया है, हमें यहाँ पे 19% बट्टा ही दिया गया है। अब इसको हम यहाँ पे फॉर्मूले के बेस पे, अगर हम यहाँ पे 2 या 2 से अधिक बट्टे हमें दिए जाएं, उनको हम फॉर्मूले के बेस पे देखें, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि मान लो पहला बटा x मान लिया, ठीक है, दूसरा मान लिया y माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है, ये होगा परसेंट में, ठीक है। ये हमारे पास है क्रमागत बट्टों का जो समतुल्य बट्टा है वो निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ और उस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले के आधार पे हम अगर सोल्व करें। एग्जांपल मान लो मैं लूं, कोई दुकानदार हमें 10% और 20%, 10% और 20% के 2 क्रमागत बट्टे देता है, तो उनका समतुल्य बट्टा क्या होगा, 10% और 20% का समतुल्य बट्टा हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर अगर ये वैल्यू रखता हूं, यहाँ पे रखूंगा, तो x का मान हमारे पास क्या है 10, y का 20 माइनस 10 इंटू 20 कितना होगा 200 जाएगा, बट्टे में क्या है 100 है। अगर यहां से कट करें, ये हम यहाँ पे कट हो जाएगा, और ये हो गया 30 माइनस 2, तो ये हो गया 28%। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने ये देखा कि दुकानदार ने हमें 10% और 20%, कहने को तो उसने 30% का हमें बटा दे दिया, क्या दे दिया। अगर हम वहां पे नॉर्मली देखें तो 10 + 20 क्या हो गया 30% का बटा दे दिया, लेकिन रियल में उसने बट्टा कितना दिया है 28% का बट्टा दिया है। रियल में उसने कितने परसेंट का बट्टा दिया है 28% का बट्टा दिया है। तो ये होता है हमारे पास क्रमागत बट्टों का समतुल्य, एक जो नेट बट्टा हम निकालते हैं उस बट्टे का फॉर्मूला। इसी प्रकार हम देखें कि अगर मान लो 3 बट्टे दे दिए जाए, 3 बट्टे दे दिए जाए, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होता होगा, ठीक है। अगर मान लो 3 बट्टे वाला को हम देखें, 3 बट्टे वालों का भी फॉर्मूला तो वही होगा x + y माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। 3 बट्टे वालों का भी फॉर्मूला तो वही होगा, क्या होगा x + y माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लूं, एग्जांपल क्या लूं, मान लो 10%, 20% और 30% का कोई 30% के 3 बट्टे उसने क्रमागत बट्टे दिए, क्या दिए क्रमागत बट्टे दिए, ठीक है। 10%, 20% और 30% के क्रमागत बट्टे दिए, तो समतुल्य बट्टा निकालिए, समतुल्य बट्टा पूछा जाएगा, ठीक है। हमारे पास हमसे समतुल्य बट्टा यहाँ पे पूछा जाए। अब यहाँ पे हमारे पास 3 आंकड़े दे दिए, लेकिन फॉर्मूला हमारे पास एक साथ 2 ही आंकड़ों का निकालने का है, तो हम यहाँ पे हमारे पास असमंजस ये होगी कि 3 का किस प्रकार निकालें। तो हम यहाँ पे एक बार इन दोनों का निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों का हमने 10% और 20% का अभी निकाला थोड़ी देर पहले, 10 + 20 माइनस 200 बटे 100, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 28% बटा आ जाएगा, ठीक है। इसका हमारे पास क्या आया 28% बटा आया। अब यहाँ पे हमारे पास 1 बटा हो गया 28%, ठीक है, और 1 बटा हो गया 30%। अब हमारे पास ये बटा और ये जो 28% वाला बटा है, इन दोनों को कंबाइंड करके हम यहाँ पे इनका समतुल्य बटा निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको इसी फॉर्मूले से सोल्व करूं तो क्या होगा 28 + 30 माइनस 28 × 30 बटे 100, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर्मूले में मान रख दिया, ठीक है। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा 28 + 30 क्या होगा 58, ठीक है, माइनस यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 × 3 = 24, 2 तो 6 2 8 बटे में 10, ठीक है।
यहाँ तक सोल्व हो गया। अगर मैं इस 10 को हटा के यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है, ये 8.4 हो गया। अगर मैं इसको अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 49.6 हमारे पास क्या आएगा, 49.6 क्या आएगा यहाँ पे, 8.46, हाँ 49.6 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका समतुल्य बट्टा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था अपना 3 बट्टों वाला क्वेश्चन जो हमने आज सोल्व किया। अब इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं और भी जो इनमें जो अपर लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो जिनका जो लेवल एग्जाम में आने लायक होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए अपने साथ वीडियो के एंड तक। थैंक यू, धन्यवाद।